हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑनलाइन एग्जाम अकेडमी। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर स्टडी से रिलेटेड मटेरियल डालते रहते हैं। तो आज का जो हमारा बायोलॉजी का टॉपिक है उसका नाम है ह्यूमन डिजीज। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के बारे। तो इसका ह्यूमन डिजीज का मतलब, जैसा कि आप सभी को पता है कि इसकी सबसे पहली डेफिनेशन डिजीज क्या होता है कि ह्यूमन फंक्शंस के साथ, ह्यूमन मेंटेनेंस के साथ अगर कोई अबनॉर्मलिटी हुई तो उसको हम लोग कहेंगे डिजीज। दूसरी आती है डिसऑर्डर। डिसऑर्डर का मतलब होता है फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी। फंक्शनल एब्नॉर्मलिटी मतलब जैसे आपने सुना होगा मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना। तो उसको हम लोग कहते हैं डिसऑर्डर्स। वो हमारी फंक्शंस के साथ से खिलवाड़ होती है, जो उसको हम लोग कहेंगे डिसऑर्डर। जो एक्सटर्नल या इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक मेथड से किसी में भी हो तो वो है डिजीज। ये होगा डिजीज और डिसऑर्डर में डिफरेंस। उसके बाद आता है पैथोजन। पैथोजन क्या होता है? बैक्टीरिया, वायरस, जो भी ऐसी चीजें जो हमारे बॉडी में एंटर करके हमको डिजीज करें या हमारे जो मेंटेनेंस है उसको खराब करने की कोशिश करें, तो हम उसको क्या आएंगे? पैथोजन। पैथोजन में कौन कौन आएंगे? बैक्टीरिया, वायरस हो गए, प्रोटोजोन, फंगल इन्फेक्शन, वो जो भी कुछ होता है वो सब पैथोजन हो गए, ठीक है। उसके बाद आते हैं टाइप्स पे। डिजीज के टाइप्स: इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज क्या होती है? इन्फेक्शियस डिजीज तो मतलब एक जने से दूसरे जने में फैल सके जल्दी, जैसे जो आपको पता है कोरोना वायरस होता है तो कैसे रैपिडली स्प्रेड होता है ना, तो उसको किस डिजीज में आएगा? इन्फेक्शियस डिजीज में। वो कौन कौन सी होगी? HIV होगी, टेटनस होगी, हेपेटाइटिस बी होगी, तो ये सब आएंगी इन्फेक्शियस डिजीज में, ठीक है। उसके बाद आती है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, जो एक बंदे से, एक जने से दूसरे जने में इजीली स्प्रेड ना हो सके, जैसे कि कैंसर। अब आपकी फैमिली में से अगर किसी को कैंसर है तो वो आपको होने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप में से किसी को कोरोना है आपकी फैमिली में से तो आपको होने के चांसेस ऐसे बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज के ऊपर। उसके बाद इन्फेक्शियस डिजीज के भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे बैक्टीरियल डिजीज, जो बैक्टीरिया से, वायरस से, प्रोटोजोन से, फंगल इन्फेक्शन हो गया या हेपेटाइटिस डिजीज हो गई, ठीक है। ये 5 टाइप्स हो गए इन्फेक्शियस डिजीज के। मतलब इनमें से कोई भी आपकी बॉडी में एंटर करके आपके फंक्शंस को डिसबैलेंस कर सकता है, ठीक है। तो इनके भी आगे हम कुछ डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं बैक्टीरियल डिजीज। बैक्टीरियल डिजीज में सबसे पहले आते हैं टाइफाइड। टाइफाइड आप सभी ने सुना होगा। कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफाइड, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाइड ये बैक्टीरिया है जो इसको कॉज करेगा। इसके कुछ सिम्टम्स आपको अगर एग्जाम के लिए नॉर्मली याद करना है तो आप कुछ मेन याद कर सकते हैं, जैसे हेडेक हो गया, स्टमक एक हो गया, है ना, और नोजिया हो गया, वोमिटिंग हो गया। ये कुछ नॉर्मल सिम्टम्स है जो इन सभी मोस्टली हर डिजीज में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो आपको नॉर्मली नोजिया, वोमिटिंग, हेडेक, स्टमक एक, ये सब कॉमनली आप याद कर सकते हैं। टाइफाइड को जो डिटेक्ट करने के लिए जो टेस्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं वाइडल टेस्ट, ठीक है। सैल्मोनेला टाइफाइड को कॉज करता है वाइडल टेस्ट, जिससे हम उसको डायग्नोस कर सकते हैं। दूसरी आती है निमोनिया। निमोनिया आपको पता ही है कि लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, हमारे एल्वेओलाई में जाकर फ्लूइड फिल हो जाता है, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में दिक्कत होती है। ये कौन कॉज करता है? कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। ये दो बैक्टीरिया हैं जो ये निमोनिया कॉज कर सकते हैं। उसके बाद डिप्थीरिया। डिप्थीरिया कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ठीक है। कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, ये डिप्थीरिया कॉज करता है। नोज और थ्रोट का इन्फेक्शन होता है ये आपके थ्रोट में जो है स्वेलिंग आ सकती है और आपके नोज में राइनाइटिस हो सकता है, वो इन्फेक्शन है डिप्थीरिया, ठीक है। उसके बाद अगली जो आती है डिसेंट्री। डिसेंट्री जो है आपके गट रिलेटेड प्रॉब्लम, मतलब आपके एब्डोमेन रिलेटेड प्रॉब्लम है। ये कौन सा सबसे जो मोस्ट कॉमन डिप्थीरिया है वो शिगेला। शिगेला नामक बैक्टीरिया जो है ये डिजीज कॉज करता है और इसमें जो सबसे मेन सिम्टम होता है वो होता है डायरिया। डायरिया को पता है कि बहुत सारे जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उसमें डायरिया बहुत ही कॉमन होता है, ठीक है। तो ये शिगेला बैक्टीरिया से कॉज होता है डिसेंट्री, ठीक है। उसको होता है प्लेग। प्लेग भी अगर रिलेटेड प्रॉब्लम है, ये कौन कॉज करता है? यर्सीनिया पेस्टिस। इनके बारे में अगर आपको बैक्टीरिया नाम याद करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप मेनली टाइफाइड, निमोनिया ये याद कर सकते हैं। इनके बैक्टीरिया आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इनके बस आप ये याद रखिए कौन सी कहाँ की डिजीज है, ठीक है। जैसे रिलेटेड है, रिलेटेड है, ठीक है। उसके बाद बैक्टीरिया के बाद आते हैं हम वायरल डिजीज। वायरल डिजीज में सबसे पहले कौन सा आता है? कॉमन कोल्ड, आप सभी को पता है कि सर्दी, खांसी, जुकाम सभी को होता रहता है। तो वो कौन सा वायरस कॉज करता है? राइनो वायरस कॉज करता है उसको, ठीक है। और इससे निजात पाना, यानी कि इसकी जो वैक्सीन है वो भी बहुत इजीली अवेलेबल होती है। इसकी नॉर्मली लोग क्या करते हैं, कोई भी एंटीबॉडी लेके कर लेते हैं, लेकिन एंटीबॉडी जो है वो आप सभी को पता है वो बैक्टीरिया के लिए होती है, वायरस के लिए नहीं होती। वो एंटीवायरल मेडिकेशंस होती है, ठीक है। तो वो राइनो वायरस कॉज करता है। वायरस के केसेस में, वायरल डिजीज के केसेस में एंटीबायोटिक्स लेने का कोई फायदा नहीं होता।
लोग ऐसे ही जाके ले लेते हैं, ठीक है। तो ये राइनोवायरस की कोड होती है, कॉमन कोड। इसके सिम्टम्स भी आपको पता होगा, सर्दी खांसी जुकाम आप सब लिख सकते हैं, आपको सब पता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं डेंगू वायरस। डेंगू भी बहुत फैलता है, आप सभी को पता ही है। ये कौन कोज करते हैं? कोज करता है फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस है एडिस मॉस्किटो। एडिस मॉस्किटो के द्वारा ये फैलाया जाता है, सबसे बोलते हैं मच्छर से फैलने वाली बीमारी है एडिस मॉस्किटो, मॉस्किटो का नाम है। और उसमें क्या होता है? फ्लेवी वायरस। फ्लेवी वायरस होता है, इसके सिम्टम्स भी आपको पता है, ठंड लगती है, बुखार होता है, हेडेक होता है, वोमिटिंग होती है, नोजिया, वो सब होता है, ठीक है। ये डेंगू हो गया। उसके बाद आता है चिकनगुनिया। ये हमारे को कभी ना कभी हुआ ही होता है। तो ये कौन कोज करता है? ए एपिपैथी मॉस्किटो। ये भी एक मच्छर के द्वारा फैलने वाली बीमारी है, ए एपिपैथी मॉस्किटो, ठीक है। ये हो गया चिकनगुनिया। उसके बाद पोलियो। अभी जो हमारा इंडिया है वो पोलियो मुक्त है, सबको पता है, अमिताभ बच्चन की ऐड करते हैं। तो ये कौन फैलाता है? पोलियो वायरस। इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है, इसको बस पोलियो वायरस कहते हैं, ठीक है। ये होगी हमारी वायरल डिजीज। उसके बाद आती है प्रोटोजोन। प्रोटोजोन की जो सबसे मेन है डिजीज, उसका नाम है मलेरिया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो है किसके द्वारा फैलाई जाती है? वो होता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम विरिक्स, प्लाज्मोडियम मलेरिया और प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम। ये जो फैल्कीपैरम नाम का प्लाज्मोडियम है, ये सबसे ज्यादा क्रोनिक है। ये इसी से ही सबसे ज्यादा डेथ होने के चांसेस होते हैं। ये विरिक्स और मलेरिया इतने ज्यादा क्रोनिक नहीं होते, खाली एक्यूट होते हैं, माइल्ड सिम्टम्स होते हैं इनमें। लेकिन ये जो फैल्कीपैरम है ये बहुत ही क्रोनिक होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा मलेरिया के फैलने के बारे में। उसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि सबसे पहले क्या होता है कि मान लीजिए किसी बंदे को मलेरिया है, पहले से ही उसके ब्लड स्ट्रीम में मलेरिया के जो पैरासाइट्स हैं उसको स्पोरोजोइट्स कहते हैं। अगर मान लीजिए उसके अंदर वो है, कोई भी मच्छर आके उसके यहाँ पर काट गया, आपको यहाँ पर दिख रहा है कि वो मच्छर आके यहाँ पे काट गया, ठीक है। तो जो उसके ब्लड स्ट्रीम में जो पैरासाइट्स थे वो मच्छर के अंदर गए। अब उस मच्छर ने अगर किसी और को काटा तो वो उसके अंदर स्प्रेड हो जाएगा। इंसान के अंदर कैसे स्प्रेड होता है और मच्छर के अंदर कैसे स्प्रेड होता है वो देखते हैं। इंसान के अंदर मान लीजिए किसी मच्छर ने किसी व्यक्ति को काटा जिसको मलेरिया पहले से नहीं है, यानी कि उस मच्छर के सलाइवा में वो मलेरिया का पैरासाइट प्रेजेंट है और उस जने में नहीं है, तो उसने उसको काटा। इंसान के अंदर सबसे पहले वो कहाँ जाएगा? हमारे लीवर के अंदर, ठीक है। हमारे लीवर के अंदर वो जाकर रैपिडली डिवाइड करना शुरू करेगा। हमारी जो आरबीसीज होती हैं, आपको यहाँ पर देखिए आरबीसीज को रप्चर करना शुरू कर देता है, आरबीसीज को तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमारे को जो प्राइमरी सिम्टम्स आते हैं उसके, वो ठंड लगना होता है, बुखार आ जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, नोजिया जैसी फीलिंग आने लग जाती है, वो उसके प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद वो ये एसेक्सुअल ट्रांसमिशन होता है उसका। उसके बाद वो धीरे धीरे जब लीवर सेल से बाहर आने लगता है, यानी कि हमारी बॉडी के और भी आरबीसीज को तोड़ने लगता है, तो वो सेक्सुअली ट्रांसमिशन होने लगता है। और उसके बाद अगर उस व्यक्ति को मलेरिया हो गया, यानी कि उसके पूरी ब्लड स्ट्रीम में मलेरिया के जो पैरासाइट थे वो सर्कुलेट हो गए। अब मान लीजिए किसी ऐसे मच्छर ने उनको काटा जिसके सलाइवा में उसके पैरासाइट्स प्रेजेंट नहीं थे मलेरिया के, ठीक है। अब उस जने से उस मच्छर के अंदर आ गए, उसके सलाइवा में गए, मच्छर के अंदर सेक्सुअली ट्रांसमिशन होगा और जो इंसान है उसके अंदर एसेक्सुअल ट्रांसमिशन होगा मलेरिया के पैरासाइट्स का, ठीक है। ये हो गया सेक्सुअल एसेक्सुअल ट्रांसमिशन। और उसके बाद वो मच्छर जब अगले किसी इंसान को काटेगा तो वैसे ही उसके लीवर में जाएगा, उसकी आरबीसीज को रप्चर करेगा, ऐसे उसकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करेगा। फिर कोई ऐसा मच्छर आकर उसको काटेगा जिसको मलेरिया नहीं है लेकिन उस जने पर, तो वहां से खींच के फिर किसी और इंसान को काटेगा, ऐसे मलेरिया फैलता रहता है, ठीक है। ये हो गया मलेरिया। प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम जो है वो सबसे क्रोनिक है। आपको मच्छर का नाम पता है, फीमेल एनोफिलिस। जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है वो ही आटा काटता है, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है। उसके बाद आती है प्रोटोजोन में दूसरी डिजीज अमीनोबियोसिस, ठीक है। ये कौन सा वायरल प्रोटोजोन फैलाता है? एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। एंटामीबा हिस्टोलिटिका ये भी हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिससे कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती है एंटामीबा हिस्टोलिटिका से, ठीक है। उसके बाद जो आती है हमारी प्रोटोजोन हो गए फंगल इन्फेक्शंस आते हैं। फंगल इन्फेक्शंस आपको सभी को पता है कि स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। रिंगवॉर्म से होती है ये। उसके कुछ नाम है माइक्रोस्पोरम, रिंगवॉर्म और माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिटर्कोफाइटोन, ठीक है। माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिटर्कोफाइटोन, ठीक है। तीन रिंगवॉर्म हो गए जो कि हाइजीन रिलेटेड प्रॉब्लम है ये, और अमीबियोसिस, ठीक है। क्योंकि ये अगर मान लीजिए आपने किसी को टॉवल यूज किया, यूज्ड टॉवल यूज किया है ना, तो वो आपके स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम को कर सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारे फंगल इन्फेक्शंस। उसके बाद हेलमिंथिक। हेलमिंथिक में कौन कौन से आते हैं? एस्केरिसिस, जो पेट के कीड़े हम लोग कहते हैं ना बचपन में कि इसके पेट में तो कीड़े हैं, तो वो यही होता है एस्केरिसिस, ठीक है। ये कौन फैलाता है? एस्केरिसिस लंबोरिडिस, एस्केरिस लंबोरिडिस,
ठीक है। इसमें भी कुछ वही सिम्टम्स हैं, सिर दर्द और बुखार आ जाएगा, वोमिटिंग जैसी फीलिंग आने लग जाएगी, पेट में ज्यादा दर्द होने लग जाएगा, है ना। तो ये एस्केरिसिस, पेट में कीड़े जो होते हैं वो ये लगते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आती है हेलमिंथिक के अंदर दूसरी जो आती है फिलेरियासिस या एल्फेक्टिसिस। ये कौन से हेलमिंथिक कॉज करते हैं? ये होते हैं बेनक्रोफ्टी, मेलाई, ये दो बैक्टीरिया जो है ये कॉज करते हैं, बेनक्रोफ्टी और मेलाई, ठीक है। ब्यूकेरिया बेनक्रोफ्टी और ब्यूकेरिया मेलाई, ठीक है। ये दो जो हेलमिंथिक है ये जो है एल्फेक्टिसिस कॉज करते हैं। एल्फेक्टिसिस में जाते हैं कि मान लीजिए इन्होंने आपको कुछ कर दिया, ठीक है, ये क्यूलेक्स मॉस्किटो के द्वारा फैलाई जाती है। मान लीजिए इस मच्छर ने आपको काटा, कौन कौन से मच्छर होंगे? एडिस मॉस्किटो डेंगू करेगा, फीमेल एनोफिलिस मलेरिया और क्यूलेक्स मॉस्किटो एल्फेक्टिसिस। इसने आपको काटा तो ये क्या करेगा कि आपके जो एक पैर की जो ब्लड सप्लाई है उसको रोक देगा, जिसकी वजह से उसमें स्वेलिंग आने लग जाएगी, ठीक है। तो एक पैर जो आपको डायग्राम में आपने बुक में आपने सेट करके देखा भी होगा कि एक पैर जो वो हाथी की तरह होता है, हाथी का पैर था एकदम भारी भारी सा, वैसा होने लगता है अगर ये क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको काट रहा है तो। उसमें कौन कौन से हेलमिंथिक मिलते हैं? ब्यूकेरिया बेनक्रोफ्टी और ब्यूकेरिया मेलाई, ठीक है। ये हो गया हमारे इन्फेक्शियस डिजीज के सारे टाइप्स। अब देख रहे हैं कि इनके प्रिवेंटिव में कौन कौन से मेथड्स होते हैं कि आपको हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना चाहिए, आपको मच्छर से बचाव रखना चाहिए, जैसा कि आपने देखा कि मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां हैं, इधर एडिस हो गया, एनाफिलिस हो गया, क्यूलेक्स मॉस्किटो हो गया। पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए, मॉस्किटो नेट का यूज करना चाहिए, और ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इससे बचाव के क्या हो सकते हैं तरीके। इसमें आती है इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, आप सभी को पता है कोरोना वायरस के लिए इम्यूनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा था। तो इम्यूनिटी के लिए इम्यूनिटी भी दो टाइप की होती है, आप सबको पता है, इनबोर्न होती है और एक जो हम बाहर से लेते हैं। मान लीजिए आपको इंजेक्शन लगा तो उससे जो इम्यूनिटी बोर्न आती है आपके अंदर वो होगी, ठीक है। इनबोर्न जो है हम बचपन से, जैसे कहते हैं ना कि जो बच्चा पैदा हुआ उसको अपनी माँ का दूध पिलाना जरूरी है, तो माँ का दूध किस लिए जरूरी है? ताकि वो उसको अच्छी इम्यूनिटी प्रोवाइड कर सके इन सब डिसीज से बचने के लिए, ठीक है। और उसमें कुछ एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती है, आईजीए, आईजीजी, आईजीई, वो सब आपको पता है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है। वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कुछ आगे कि आपको जो बाहर से, मान लीजिए आपको इनमें से कोई डिजीज हो गई तो आपको जो इंजेक्शंस लगवा के बाहर से जो इम्यूनिटी लेनी पड़ेगी वो होती है, ठीक है। उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? जैसे कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है ना। तो मान लीजिए आप सबको इनमें से कोई डिजीज हो गई तो हम जो इंजेक्शन लगा के बाहर से जो इम्यूनिटी करते हैं वो कौन सी इम्यूनिटी होगी? एक्टिव इम्यूनिटी। कौन? दो टाइप की इम्यूनिटी होगी, इनबोर्न और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाहर से जो हमने इंजेक्शन लगा के। इननेट में क्या होता है कि हमारे पास कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे फिजिकल बैरियर हो गया, हमारा स्किन हो गया, हमारा सलाइवा हो गया। सलाइवा जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गया कि मान लीजिए मुंह से आपके जो मान लीजिए कोई वायरस निकल जाता है तो उसको सलाइवा रोकेगा, ठीक है। ये फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गए। सेलुलर लेवल पे अगर आप जाएं तो डब्ल्यूबीसी आपको पता प्रेजेंट होते हैं, और इंटरल्यूकिन्स, मान लीजिए एक आरबीसी रप्चर होगी तो इंटरल्यूकिन स्प्रेड करेगी ताकि दूसरी आरबीसी के ऊपर वो एक कवरिंग बना सके जिससे कि वो रप्चर होने से बच सके। जैसा कि मलेरिया में हुआ था कि सारी आरबीसी जो है वो धीरे धीरे करके रप्चर होते जा रहे थे, तो जब एक आरबीसी जो है रप्चर हो जाती है तो इंटरल्यूकिन रिलीज करती है ताकि दूसरी आरबीसी को बचा सके, ठीक है। उसके बाद आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी में कुछ सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात कर रहे थे। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में आप सबको पता है कि दो टाइप के सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, बी सेल्स और टी सेल्स। बी सेल्स जो है वो मेनली एंटीबॉडीज बनाने का काम करते हैं, जिसमें इम्यूनोग्लोबुलिन्स प्रेजेंट होते हैं, आपको पता है। इम्यूनोग्लोबुलिन ए हो गया, ई हो गया, जी हो गया, डी हो गया, ये सब इम्यूनोग्लोबुलिन्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं जो इन सब डिजीज से आप सबको बचाने में हेल्प करते हैं। और जो टी सेल्स होते हैं वो हेल्पर सेल्स होते हैं। हेल्पर सेल्स मतलब जो बी सेल्स को हेल्प करेंगे इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, यानी कि बी सेल्स जो है ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स को ज्यादा से ज्यादा रिलीज करे ताकि वो इन सब डिजीज से आपका बचाव कर सके, ठीक है। तो ये आपका इम्यूनिटी का पोर्शन पूरा कवर हो गया। एंटीबॉडीज का जो है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।